हेलो गाइज, नचिकेता उत्तम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक मैंने पढ़ाया था। अब आगे की ओर चलते हैं बोर के परमाणु मॉडल में। तो 1913 ईस्वी में बोर नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो अपने ही नाम पर बोर का परमाणु मॉडल नाम रख दिया। कब? 1913 ईस्वी में बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड की कमी क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं से नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्या रहते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कक्षाओं की संख्या को निश्चित नहीं किया था, केवल बता दिया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं से घूमते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा नाभिक में और नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इनके कमियों को दूर किया और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या है। बोर ने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं से कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इन्होंने कक्षा की संख्या को निश्चित कर दिया। क्या होते हैं? ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं से नाभिक के चारों ओर एक चुनी हुई कक्षाओं में घूमते हैं, जिसे अनुमेय कक्षा कहा जाता है। यानी कक्षाओं की संख्या को निश्चित कर दिया इन्होंने। और दूसरा पॉइंट बताया कि प्रत्येक अनुमेय कक्षा में इलेक्ट्रॉन के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यानी ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यानी प्रथम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका ऊर्जा, जितना भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रथम कक्षा में, उसका ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समान होगा। दूसरा कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सभी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समान होगा। तीसरा कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सभी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समान होगा। यानी जो कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी की ऊर्जा एक समान होती है, यानी ऊर्जा निश्चित होती है। इन्होंने प्रथम कक्षा के क्या नाम रख दिया? के रख दिया नाम। प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसका प्रथम कक्षा का नाम रख दिया के, दूसरा कक्षा का एल, तीसरा कक्षा का नाम रखा एम, चौथा कक्षा का नाम रखा एन। के प्रथम कक्षा का नाम रख दिया, एल दूसरा कक्षा का, एम तीसरा कक्षा का, एन चौथा कक्षा का नाम, इसी तरह से आगे। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को, नाभिक के चारों ओर प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित कर दिया। इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया, वो सूत्र है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ये क्या है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। यह सूत्र एक वैज्ञानिक थे ब्यूरी, उनके मदद से बोर ने निकाला था।
यानी बोर और ब्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने, बोर और ब्यूरी दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 2n² निकाला। 2n² क्या है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम कक्षा में 2n²। तो n की जगह n क्या है? n है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या है। ठीक, तो n प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 के स्क्वायर यानी 2। दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 2 गुने 2 के स्क्वायर तो 8। इस तरह से तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 3 के स्क्वायर बराबर 18। और चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? n की जगह पर 4 रख देंगे तो 2 गुने 4 के स्क्वायर यानी 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रत्येक कक्षा में निश्चित कर दिया कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये नाभिक है, ये प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? तो 18। इसी तरह से चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? तो 32। अब बात आती है कि एक और पॉइंट बताएं, तीसरा पॉइंट, कि प्रथम कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर जाने पर, यानी ये नाभिक है, नाभिक ये प्रथम कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, इस तरह चौथा कक्षा, यानी अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उनका ऊर्जा बढ़ते जाता है। यानी प्रथम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा होगा दूसरा कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा, इनसे ज़्यादा होगा तीसरा कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी ऊर्जा, और इससे ज़्यादा ऊर्जा होगा चौथा कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी। यानी अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की ऊर्जा बढ़ती जाती है, और बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की ऊर्जा घटती जाती है। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में कूदती है या प्रवेश करती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जब बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जाती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। अब बात आया कि उत्सर्जन कैसे करेगी, तो सुनिए, बाहर वाली कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है अंदर वाली की अपेक्षा, तो ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जा मिलेगा तो क्या करेगा, उसके जैसा मूवमेंट करने के लिए उसको ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको 4 जूल है और इसको 3 जूल है, तो यहाँ जाएगा तो 4 जूल के साथ नहीं घूमेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 जूल के साथ घूम रहे हैं तो 3 जूल के ही साथ घूमेगा, तो 1 जूल क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। पांचवा पॉइंट बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में जाती है या कूदती है तो ऊर्जा को ग्रहण करती है। क्या करती है? ऊर्जा ग्रहण करती है। अब बात आया ग्रहण कैसे करेगी, तो इसके पास ऊर्जा कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो कम ऊर्जा के साथ मूवमेंट करने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा के साथ मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जा मिलेगा तो क्या करेगा, उसके जैसा मूवमेंट करने के लिए ऊर्जा को लेगा, ग्रहण करेगा। यानी 3 जूल इसके पास है, इसके पास 4 जूल है, तो क्या करेगा कि 3 जूल वाला इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो 1 जूल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। वही कहलाता है कि जब अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कूदती है या जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करती है। इस तरह से
बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और एक चीज और बताया। क्या बताया? छठा पॉइंट बताया कि अनुमेय कक्षाएं इसको इंग्लिश में कहा जाता है परमिजिबल ऑर्बिट्स। अनुमेय कक्षाएं वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग ये क्या है? ये नाभिक है। यह जो है अनुमेय कक्षा है। ये जो है ये अनुमेय कक्षा है। ये अनुमेय कक्षा, ये प्रथम अनुमेय कक्षा है, दूसरा अनुमेय कक्षा है, तीसरा अनुमेय कक्षा, यानी कक्षा को अनुमेय कक्षा कहा गया है, या ऑर्बिट कहा गया है, या सेल कहा गया है, या कक्षा कहा गया है। इस तरह से कुछ भी कह दीजिए। तो कह रहा है कि अनुमेय कक्षाएं वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग जो होता है से h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी गुना के रूप में होता है। n के साथ h/2π के रूप में इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कोणीय संवेग को mvr कहते हैं। कोणीय संवेग को हम mvr लिखेंगे और mvr बराबर nh/2π हो गया। अब बात आता है कि n क्या है, h क्या है, mvr क्या है। तो सुनिए, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। और r है अनुमेय कक्षा की त्रिज्या। और h है प्लांक स्थिरांक। और n है कक्षा की संख्या। h का मान क्या होता है? 6.626 गुने 10⁻⁻34 के जूल सेकेंड होता है। प्लांक स्थिरांक h का मान 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इस मान को निकालने वाले वैज्ञानिक का नाम था मैक्स प्लांक, इसीलिए इसको प्लांक स्थिरांक कहा जाता है। अब हम चलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब हम चलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में। तो चलिए, प्लांक का क्वांटम थ्योरी यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कब और किसने इसका प्रतिपादन किया था। तो 1901 ईस्वी में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तो वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने इनको 1901 ईस्वी में इस नियम को दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने 1901 ईस्वी में दिया। इस नियम के द्वारा इन्होंने बताया कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, किसी भी वस्तु, मान लेते कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूअस रूप से नहीं होता, बल्कि डिसकंटिन्यूअस रूप से होता है। डिसकंटिन्यूअस रूप से कैसे होता है? तो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। ये पैकेट्स क्या कहलाते हैं? तो क्वांटा कहलाते हैं। प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। क्या रहती है? प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। प्रकाश ऊर्जा के लिए क्वांटम फोटोन कहलाता है। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, कहने का मतलब है कि किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण
ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ये वस्तु है, तो वस्तु से चाहे तो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित या अवशोषित होगा। ये वस्तु से प्रकाश या ऊष्मा उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा। तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस रूप से होता है। उत्सर्जन या अवशोषण डिसकंटिन्यूअस रूप से होता है, कंटिन्यूअस रूप से नहीं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य से जब प्रकाश निकलती है तो पैकेट के रूप में आती है, ना कि ये कंटिन्यूअस रूप से आती है। इस तरह से इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, लेकिन पैकेट के रूप में आएगा तो इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। पैकेट के रूप में आती है। इसी पैकेट को क्या कहा, इसी पैकेट को कहा कि यह क्या है, क्वांटा है। क्वांटा, सब पैकेट को मिला के क्वांटा कहा, एक पैकेट को क्वांटम कहा। ठीक, सभी पैकेट को मिला देंगे तो क्वांटा कहलाया। एक पैकेट को अगर कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्वांटम। अब बात आता है कि क्वांटम के पास ऊर्जा कितनी होती है। तो प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। वो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्या होती है, यही होती है ई समानुपाती न्यू। ई बराबर क्या है, एच। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ई बराबर आ जाएगा एच न्यू। अब एच न्यू आ गया तो यही एच जो होता है सही क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। और ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा, वही क्वांटम फोटोन की ऊर्जा। क्वांटम जो है, अगर प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य से निकल रही है, प्रकाश ऊर्जा है, तो इस क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। फोटोन कहा जाता है। तो यही फोटोन की ऊर्जा ई है। ये समानुपाती भी होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये बराबर एच भी आ जाएगा, एच न्यू आ जाएगा। न्यू क्या होती है, न्यू कंपनावृत्ति होती है, यानी आवृत्ति है। और एच है प्लांक कांस्टेंट, ई है फोटोन की ऊर्जा। और एच यहीं पर मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने एच बराबर 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड निकाला, प्लांक कांस्टेंट का मान प्रयोगों द्वारा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में